अकाउंटिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें कोई भी काम करना है तो कोई ना कोई एक प्रोसीजर होता है ना। मान लीजिए जैसे हम कहीं भी जगह जाएं तो उसके अपने एक रूल है, कोई रेगुलेशन। मान लीजिए आप इंस्टीट्यूट में आए तो इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने से पहले आपको क्या होगा, पहले काउंसलिंग दी गई होगी, फिर आपसे फॉर्म भराया होगा, एडमिशन फॉर्म भी गया, उसके साथ फीस गई, तो आपका एनरोलमेंट हुआ। अब ये प्रोसेस है और मोर और लेस सब जगह एक जैसा ही होता होगा ना। तो 19 का थोड़ा फर्क होता होगा, कोई हो सकता है पहले डेमो दे दे फिर उसके बाद फॉर्म भरा ले। तो लेकिन प्रोसेस ये है कि स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि एक फॉर्म भरा जाएगा, एडमिशन फॉर्म भरा जाएगा, आपकी एनरोलमेंट हो जाएगी इंस्टीट्यूट में। फीस आगे पीछे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है, फीस तो देनी है, वो तो कंसिडरेशन है ही है। अगर फीस नहीं दोगे तो आपका मन नहीं करेगा आने को और हमारा मन नहीं करेगा पढ़ाने को, वो तो एक कंसिडरेशन है ही, वो तो वाइटल इंपॉर्टेंट चीज बीच में है, लिंकेज है। तो अकाउंटिंग में भी ऐसा क्या होता है, अकाउंटिंग भी एक प्रोसेस है। आप वर्ड में जो आप अकाउंटिंग के प्रोसेस यहाँ बैठ के सीख रहे हो, वर्ड में सब जगह सेम फॉलो होते हैं। आप ये मत मान के चलिए कि आप दिल्ली की अकाउंटिंग सीख रहे हो, इंडिया की अकाउंटिंग सीख रहे हो, क्योंकि अकाउंटिंग इज अ प्रिंसिपल बेस्ड थिंग। वो प्रिंसिपल बेस्ड थिंग है, जो प्रिंसिपल बेस्ड चीजें होती हैं वो ऑल ओवर सब जगह सेम है, इक्वल है, जैसे हैं वैसे ही चलती हैं। लेकिन जो एक्ट बेस्ड चीजें होंगी वो टाइम टाइम पे चेंज होगी। टाइम टाइम पे चेंज मतलब हो सकता है एक्ट इंडिया में जीएसटी कुछ और काम करता हो और जीएसटी यूके वगैरह में लगता है, वहां जीएसटी का लॉ अलग है, डेफिनेटली अलग होगा, हो सकता है नहीं, डेफिनेटली अलग है। इंडिया का इनकम टैक्स अलग है, इंडिया के बीच एडजेसेंट पाकिस्तान है, वहां का इनकम टैक्स अलग है, बांग्लादेश का इनकम टैक्स अलग है, यूके का इनकम टैक्स अलग है, सबका इनकम टैक्स। जो एक्ट चीजें बेस चीज होती है वो वहां के जोग्राफिकल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देख के बनाई जाती हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल बेस्ड चीजें हैं वो नॉर्मल स्टैंडर्ड बनाई जाती हैं और ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेस्ड चीजें सेम टू सेम फॉलो होती है जैसे इंडिया में फॉलो होती है। माइनर से छोटे मोटे चेंजेस होंगे, वो फर्क होंगे रिकॉग्निशन के, एंट्री पास करने में कोई फर्क नहीं होगा। अगर मान लीजिए मैंने किसी ट्रांजैक्शन को अपनी इनकम मांगना है तो इनकम इंडिया में भी क्रेडिट होती है, वर्ल्ड वाइड इनकम की एंट्री क्रेडिट ही होगी, कहीं पे भी इनकम डेबिट नहीं हो सकती वर्ल्ड में कहीं पे भी। तो आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेस्ड चीज है, ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम चलती है। तो जो आप अकाउंटिंग यहाँ सीख रहे हो कहीं भी जाके आप अकाउंटिंग कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अकाउंटिंग में प्रोसेस क्या है, अकाउंटिंग में हम मान के क्या चलते हैं कि हम एक रिकॉर्डिंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं। किस चीज का, बिजनेस ट्रांजेक्शन, एक बिजनेस एंटिटी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास दो कंपनी है, आप अकाउंटिंग हो एक ग्रुप में जिसमें दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी बी के लिए आप लैपटॉप परचेज किया है तो इसकी ट्रांजैक्शन यहां कर सकते हैं क्या, रिकॉर्ड नहीं। मेरी बिजनेस एंटिटी इस टाइम अकाउंटिंग एंटिटी ये है, तो जो अकाउंटिंग एंटिटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी उसी अकाउंटिंग एंटिटी में ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग भी होगी। तो आपको क्या चेक करना है, एक दो चीजें, एक तो अकाउंटिंग एंटिटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगी, दूसरी चीज क्या चेक करनी है एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए। एक तो चेक कर ली लैपटॉप था, इस कंप्यूटर इस एंटिटी से रिलेटेड था, ये तो हो गया। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, वैल्यू। हाँ, इसकी वैल्यू आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म में आप इसे आइडेंटिफाई, लैपटॉप खरीदा कितने का। अगर कितने का नहीं कर सकते तो डेबिट क्रेडिट करने के बाद अमाउंट लिखेंगे, कहां होगा, अमाउंट नहीं होगा तो ये एंट्री हमारे लिए इररिलेवेंट है, ट्रांजैक्शन हमारे लिए बेसिक इस कंपनी से रिलेटेड थी, मेरे को लैपटॉप की वैल्यू ही नहीं पता। इट मे बी द एग्जैक्ट वैल्यू, इट माइट बी द बेस्ट एस्टिमेटेड वैल्यू। या तो एग्जैक्ट मेरी जो बिल अमाउंट है वो है, मान लीजिए मैंने लैपटॉप इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड लैपटॉप लिया है और मैंने उसके बदले में कोई पैसे नहीं दिए। मान लीजिए मेरे पास 2-3 लैपटॉप पुराने पड़े थे, मैंने लैपटॉप 2-3 पुराने लैपटॉप दे दिए, उसके बदले में एक नया लैपटॉप ले लिया। एक्सचेंज वैल्यू तो मुझे बेस्ट एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि इसकी आज मार्केट वैल्यू क्या है, या पुराने जो लैपटॉप मैंने सेल आउट करें तभी तो मेरे दुकानदार ने मेरे को दिया होगा, उसने भी तो उस पुराने लैपटॉप की वही वैल्यू लगाई होगी ना। तो कोई वैल्यू या तो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, एग्जैक्ट वैल्यू कैसे मिलेगी, जो मेरी इनवॉइस प्राइस पे, जो मेरा ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट है, जो इनवॉइस वैल्यू है मेरी, इनवॉइस बता देगी मुझे एग्जैक्ट वैल्यू। अगर इनवॉइस एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पा रहा तो फिर मेरे को एक्सचेंज वैल्यू पे देखनी पड़ेगी, बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू। अकाउंटिंग बेस्ड है एग्जैक्ट वैल्यू या बेस्ट एस्टिमेट पे। अगर आपके पास बेस्ट एस्टिमेट से भी कोई वैल्यू आ जाती है तो अकाउंटिंग के लिए सफिशिएंट एविडेंस है, आप उस रिकॉर्ड कर सकते हो। बेस्ट एस्टिमेट का दूसरा उदाहरण क्या है, मान लीजिए आपने बैंक में एक एफडी कराई है 2 साल के लिए, 2 साल के लिए एफडी कराई है। बैंक की कंडीशन है कि जब 2 साल पूरे होंगे इंटरेस्ट आपको तभी मिलेगा। 2 लाख रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट, 25,000 रुपए का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको कब मिलेगा, जब मैच्योरिटी हो जाएगी 2 साल के बाद। इसके अंदर 2 साल का मतलब है 2 फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर 1 और फाइनेंशियल ईयर 2। अभी पढ़ेंगे फाइनेंशियल ईयर क्या होता है ना, 2 फाइनेंशियल ईयर इन्वॉल्व है। तो क्या इस फाइनेंशियल ईयर में कोई इनकम आएगी हमारे पास, आप यहाँ एंट्री करोगे या नहीं करोगे, एंट्री करेंगे, मतलब इनकम एक्रूड हुई है, रियलाइज नहीं हुई है ना, रियलाइज ही तो नहीं हुई। मेरे पास अकाउंटिंग एंट्री के लिए मटेरियल तो आ गया ना, तो मैं वही देख रहा कि मटेरियल आ गया या नहीं आ गया। मेरे पास अकाउंटिंग एंट्री के लिए दूसरी क्या चीज थी, वैल्यू। तो मेरे को वैल्यू पता है कि अप्रोक्सीमेट 12,500 रुपए एस्टिमेटेड वैल्यू है। मे बी प्रोरेटा डेज पे अगर नंबर ऑफ डेज ऊपर नीचे हो रहे तो मैं उसे कम ज्यादा कर लूंगा, लेकिन मेरे पास वैल्यू है कि 1 साल में मेरे 2 लाख रुपए के इस पे
कितना इंटरेस्ट एक्रूड हुआ, तो मैं इसकी इनकम को यहाँ बुक कर सकता हूँ, है ना। तो मेरे पास वैल्यू होनी चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू कब आएगी, जब मैच्योरिटी आएगी, तब उस टाइम हो सकता है बैंक टीडीएस काट ले, कुछ टैक्स काट ले, तो मेरे को इंटरेस्ट कम देगा। लेकिन मेरे को आज की डेट में मेरे को पता है कि 2 साल का पीरियड है, 1 साल ऑलरेडी टाइम एलैप्स हो चुका है। अगर टाइम एलैप्स हो चुका है तो मैं एफडी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, इंटरेस्ट बुक कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बैंक ने मेरा पैसा 1 साल यूज कर लिया है, तो बैंक इज बाउंड टू पे द इंटरेस्ट। अब बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर बैंक ने मेरा 1 साल पहले पैसा रखा है तो मेरे को इंटरेस्ट देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक कल को ये कहते हम नहीं खेलने, ले जाओ पैसे, ऐसा होगा? हम नहीं खेलने, पैसे ले जाओ, हम इंटरेस्ट नहीं दे रहे, पॉसिबल है? नहीं। बैंक ने अगर आपका पैसा यूज करा तो बैंक की जिम्मेदारी है, बैंक ब्याज देगा। हाँ, 2 साल की कंडीशन थी, आपने 1 साल में एफडी ब्रेक करा दी तो वो कुछ पेनल इंटरेस्ट काट लेगा, पूरा नहीं देगा। जो एक्रूड इंटरेस्ट 2 लाख आपने 2 साल का आपने प्रोविजन किया था, पूरा नहीं देगा, पेनल इंटरेस्ट काटेगा, क्योंकि प्री मैच्योर एफडी पे इंटरेस्ट कटता है ना, वो हो सकता है। लेकिन आपके पास अमाउंट है, एस्टिमेटेड अमाउंट है कि 1 साल का पैसा तो इतना मेरे को आएगा। मान लीजिए आपने 1 साल की इनकम 12,500 रुपए कैलकुलेट करी और एग्जैक्ट 16 मंथ में 4 महीने के बाद 12 महीने की इंटरेस्ट बुक करी थी, 4 महीने बाद आपको फंड्स की जरूरत पड़ी, आपने एफडी ब्रेक करा ली। जब आप प्री मैच्योर एफडी ब्रेक कराओगे तो पूरे 12,500 रुपए का अमाउंट नहीं आया होगा, तो उसमें कोई डिडक्शन आई होगी। जो डिडक्शन आएगी उसमें उतने को हम रिकवर कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे एंट्री उतने को। लेकिन इंटरेस्ट 12,500 जिस टाइम टाइम एलैप्स होता है उस टाइम हमारे पास था कि इंटरेस्ट आएगा, तो हमारे पास बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू है या एक्चुअल वैल्यू हम अकाउंटिंग कर सकते हैं, उसके लिए दोनों में से कोई भी एक बेस होगा तो। लेकिन ऐसा नहीं कि ऑलवेज बेस्ट एस्टिमेट पे चले हैं, अगर एक्चुअल दिख रहा है तो एक्चुअल पहला है, प्राइमरी एविडेंस है एक्चुअल, कि एक्चुअल मेरे को क्या खर्च करना है, क्या मेरे को मिलने वाला है, वो मिलना है, वो रिकॉर्ड करना है। तो अकाउंटिंग में प्रोसेस है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द बिजनेस एंटिटी हैविंग सम मॉनेटरी वैल्यू। उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, अगर मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो एज एन अकाउंटेंट हमारे लिए किसी काम का नहीं है। हम देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन हम उसका एंट्री नहीं कर सकते, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अकाउंटिंग में क्या क्या काम करते हैं हम? रिकॉर्डिंग का नाम क्या है? वाउचर एंट्रीज, है ना। दूसरा समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब है आप रिपोर्ट्स बनाते हो। रिपोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं अकाउंट्स में? कौन कौन सी रिपोर्ट्स बनाते हैं? जैसे आप फाइनल अकाउंट्स बोलते हो, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, है ना, वो किस पे बनते हैं? ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस, है ना। हम देखो, हम इस लाइन के स्पेसिफिक नॉलेज वाले हैं, तो हमें तो स्पेसिफिक बोलनी पड़ेगी। हम जनरल बात बोलेंगे हमारी कोई सुनेगा नहीं, या तो हमारी वैल्यू को फिर कम आकेगा, अरे इसे ये नहीं पता है बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस से बनती है। हम उसे बोलेंगे लेजर के बैलेंस से बनती है, जर्नल से बनती है, तो वो एक लेमन तो बोल सकता है। जिस नॉलेज को हम गेन कर रहे हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं, अगर हम ऐसा बोलेंगे तो फिर हमारी नॉलेज पे हर आदमी क्वेश्चन ही उठाएगा। मान लो डॉक्टर को बोला, किसी डॉक्टर को बोला भाई पीसीएम किस काम आती है? पीसीएम यार कहीं सुनी से तो लग रही थी, है दवाई तो है, ये तो पता है मुझे। आप बोले क्या डॉक्टर से ये नहीं पता पैरासीटामोल बुखार के काम आती है? आप बोलोगे नहीं बोलोगे? चाहे उस टाइम उसके दिमाग से स्किप कर रहा है, लेकिन आप बोले भाई कैसा डॉक्टर से यही नहीं पता पीसीएम पैरासीटामोल होती है और बुखार के काम आती है? तो बोल रहा हाँ दवाई तो है, दवाई तो मुझे भी पता है, मैंने एमबीबीएस नहीं करी कि मुझे पता दवाई होती है। तो ऐसे ही हमसे लोग क्या उम्मीद करते हैं, हमें अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। तो जो पता है वो ठीक है, जो नहीं पता है वो अभी रिवाइज करते देंगे। तो हम ये किससे बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस से। समराइजिंग हो गया ट्रायल बैलेंस का पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और भी कुछ बनता है क्या? हाँ जी, इन्हीं का नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये फाइनेंशियल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्हीं का नाम है। और भी कुछ बनता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कुछ बनता है? नोट्स टू अकाउंट। और कुछ बनता है? अब थोड़ा सा अकाउंट्स अच्छे से पढ़ेंगे ना, जो कुछ बनता है सब लिखेंगे, चिंता मत करो। ये आपने 11वीं में नहीं पढ़ा होगा, है ना, ये नहीं पढ़ा होगा, 11वीं में पढ़ते भी नहीं। ग्रेजुएशन में तो अब कोविड कैसे पढ़ा रहा है सबको पता है। रेशियो एनालिसिस भी आती है, ठीक है। रेशियो एनालिसिस बैलेंस शीट और P&L के बेस पे बनती है, ठीक है। और डायरेक्टर रिपोर्ट्स, ये 3 जो होती हैं कंपनीज के केस में एप्लीकेबल है। ये 3 कंपनी जब पड़ता है, अगर आप किसी प्रॉपर्टरशिप या पार्टनरशिप फर्म के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो तो ये तीनों चीज नहीं बनेगी, ठीक है। ये कंपनीज में बनेगी। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी या LLP की अकाउंटिंग कर रहे हो, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल कर रहे हो, तो 3 चीज एक्स्ट्रा बनानी पड़ती हैं। तो ये 3 चीज कंपनीज एक्ट में एप्लीकेबल है। कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन है कि आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी के लिए आपको ये 3 चीज एडिशनल बनानी पड़ेंगी, और ये बनानी ही पड़ेंगी, मैंडेटरी है। देखिए बैलेंस शीट से आपको क्या पता लगता है? बैलेंस शीट का कोई और नाम पता है? नया नाम कुछ आजकल चल रहा है, हाँ जी, बैलेंस शीट का कुछ नया नाम, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जब से IAS आया, इंड AS सुना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS, IAS, तो जो जब से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए हैं या IFRS इंडिया में इमर्ज हुआ है, तब से अब ये नया नाम आने लग गया बैलेंस शीट के लिए
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। बैलेंस शीट भी यही है, मतलब वही है, लेकिन अब नया नाम क्या है इसका, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आपको हो सकता है कुछ कंपनियों की अगर बैलेंस शीट देखोगे, बड़े बड़ी कंपनियों की अगर बैलेंस शीट आरओसी की वेबसाइट से डाउनलोड करोगे तो हो सकता है वहां पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लिखा हुआ मिले।